आज के व्याख्यान में जिस विषय को हम लेंगे वह है कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। हमने इससे पूर्व मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत की विवेचना की थी। अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत विकसित किया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व के अध्यायों में ये बात आपको बताई थी कि राज्य की उत्पत्ति को स्थापित करना ही किसी भी राजनीति शास्त्र के प्रणेता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही राज्य की प्रकृति, उसका स्वरूप, उसकी मर्यादाएं और राज्य के जीवन के अन्य पक्ष निर्धारित होते हैं। तो राज्य की प्रकृति की जो व्याख्या के संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस रूप में हमने मनुस्मृति का अध्ययन किया था। वर्तमान विषय के रूप में हम कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है उसका हम विवेचन करेंगे। हम सब जानते हैं कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक लिखी जो नीति परंपरा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थों में लिया गया है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं। अब इस अर्थशास्त्र में, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है राजनीति विज्ञान के हिसाब से। कौटिल्य को हम सामान्यतः एक यथार्थवादी विचारक के रूप में लेते हैं और उनकी तुलना पश्चिम में मैकियावेली के से करते हैं। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समझौतावादी सिद्धांत का अर्थ ये है कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के कारण अस्तित्व में आई है। समझौतावादी सिद्धांत पश्चिम में बड़ा लोकप्रिय रहा है और हाफलोग और रूसो तीनों संप्रभुतावादी और समझौतावादी सिद्धांत के जो प्रेरक व्याख्याता विद्वान माने जाते हैं भारतीय दर्शन में भी। और ये समझौतावादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है और ये देवीय सिद्धांत की विरोध में अस्तित्व में आया। हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि राज्य की उत्पत्ति का जो मनु जिस सिद्धांत का समर्थन करते हैं वो राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत है, जिसमें मनु ये माना गया है कि राज्य एक देवीय रचना है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है धरती पर। लेकिन समझौतावादी सिद्धांत जो कौटिल्य ने प्रस्तुत किया उसकी मूल प्रवृत्ति ये है कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और किसी समझौतावाद की और किसी देवीय प्रयत्न का परिणाम नहीं है। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर दुखों, निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर राजपद धारण करने और संप्रभु शक्ति के उपयोग के माध्यम से जनता के आचरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की है। अर्थात संसार में विद्यमान दुख और निरंतर असुरक्षा की भावना के कारण जो जन समुदाय था उसने मनु से ये मांग की कि वे राजपद धारण करें और ताकि वे जनता के आचरण को नियंत्रित और नियमित कर पाएं। प्रतिफल में जनता ने भी ये वादा किया कि वे राज्य की आज्ञाकारिता का पालन करेगी और निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदाओं के लिए निश्चित भाग कर के रूप में प्रदान करेगी। यानी जनता बदले में क्या करेगी कि वह आज्ञाकारित रहेगी और अपना एक निश्चित आय कर के रूप में शासक को देगी। इस पूरे प्रयत्न से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौटिल्य ये मानते हैं कि राजा और राज्य का अस्तित्व मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और इसमें कोई देवीय तत्व सम्मिलित नहीं है। दूसरा, मनु ने
प्रथम शासक के रूप में माने गए हैं। कौटिल्य ने जिस समझौतावादी सिद्धांत की विवेचना की है, उस समझौतावादी सिद्धांत की अगर तुलना की जाए तो वह पाश्चात्य दर्शन में टॉमस हॉब्स की लेवियाथन में वर्णित समझौता सिद्धांत से उसकी तुलना की जा सकती है, परंतु इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर ये है कि कौटिल्य ये मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व आने से पूर्व समाज विद्यमान था और समाज में मर्यादाओं के या नैतिकता के तत्व विद्यमान थे, क्योंकि कोई संप्रभु शक्ति नहीं थी जो बाध्यकारी रूप से उसे लागू कर पाए। इस हेतु राज्य की स्थापना हुई, जबकि टॉमस हॉब्स अपनी लेवियाथन में ये बात मानते हैं कि राज्य के अस्तित्व आने से पूर्व ना तो नैतिकता के कोई मापदंड थे, ना समाज था और ना ही राज्य था। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों ही तत्व नहीं थे तो राज्य की उत्पत्ति के से राज्य समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। जो राजपद उत्पन्न हुआ है वह पूरी तरह से मर्यादाओं से परे है और वह निरंकुश है। टॉमस हॉब्स ने लेवियाथन में एक निरंकुश शासक की अवधारणा का समर्थन किया है, क्योंकि राज्य अपने अस्तित्व में आने से पूर्व किसी नियम से बंधा नहीं है, जबकि कौटिल्य ये मानते हैं कि राज्य अपने अस्तित्व में आने से पूर्व राज्य समाज था और नैतिक व्यवस्था विद्यमान थी। इस हेतु नैतिक व्यवस्था विद्यमान थी तो राज्य का काम, राज्य पहली बात यह है कि धर्म के नियमों से, नैतिक नियमों से बंधा हुआ है और कोई भी शासक उस नियमों को का अतिक्रमण नहीं कर सकता। राज्य धर्म को लागू, धर्म का संरक्षक है, उसका सृजन करता नहीं है। ये इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है टॉमस हॉब्स के लेवियाथन में और कौटिल्य के समझौतावादी सिद्धांत में, कि किस तरह दोनों समझौतावादी विचारक होते हुए भी ये बात मानते हैं कि कौटिल्य राज्य के अस्तित्व से पूर्व समाज और एक नैतिक व्यवस्था के अस्तित्व का समर्थन करते हैं या उसकी ओर इंगित करते हैं, परंतु टॉमस हॉब्स ये मानते हैं कि राज्य के अस्तित्व के आने से पूर्व ना तो कोई नैतिक व्यवस्था थी, ना ही सामाजिक व्यवस्था। इस हेतु जब राज्य की स्थापना होगी तब जो भी नैतिक राज्य है वह किसी मर्यादाओं से बंधा हुआ नहीं है। उसके उलट कौटिल्य ने ये बात मानी है कि राज्य की उत्पत्ति धर्म के संरक्षण या नैतिक नियमों के संरक्षण के लिए हुई है, अतएव राज्य पे भी कुछ मर्यादाएं आरोपित की जा सकती हैं। तो इस रूप में कौटिल्य ये कहते हैं कि राज्य के अस्तित्व से पूर्व एक मत्स्य न्याय प्रचलित था, जिसमें बड़ी मछली बड़ी छोटी मछली को खा जाती थी। इसका अर्थ ये है कि सामाजिक व्यवस्था में अराजकता थी, बलशाली लोग ताकतवर कमज़ोर लोगों का शोषण करते थे। इस शोषण व्यवस्था के निराकार के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और ये उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से हुई है और इस रूप में ये मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है। और राजा और राज्य दोनों उस समझौते की मूल प्रवृत्ति से बंधे हुए हैं।